मम्मी मैं कॉलेज जा रही हूँ बोलकर सुनीता दरवाजे की तरफ दौड़ी। ए लड़की, पीछे से अपने पापा के बोलने की आवाज से सुनीता के कदम दरवाजे पर ही थम गए। हाँ पापा, चुन्नी कहाँ है तेरी? वो पापा, इन कपड़ों पर चुन्नी अच्छी नहीं लगेगी। ठीक है तो कपड़े बदल के आ। जाने दीजिए, बाहर ऑटो वाला खड़ा है, इसके पेपर को देर हो रही है। सुनीता की मम्मी जानकी जी ने डरते डरते सुनीता के पापा वेद प्रकाश जी से बोला, लेकिन अपने पति की आंखों को देखकर डर गई और चुपचाप रसोई में चली गई। सुनाई नहीं दिया तुझे? कपड़े बदल के आ। सुनीता जल्दी से दौड़ी और अपने कमरे में आ गई और रोने लगी। कितने मन से उसने कुर्ती और जींस खरीदी थी, लेकिन अपने पापा की रूढ़िवादी सोच के कारण नहीं पहन सकती थी। सुनीता मन मारकर अपने पुराने सूट में से एक सूट पहनकर बाहर आ गई। 12 बजे पेपर खत्म हो जाता है तेरा, 12:20 तक घर आ जानी चाहिए तू। जी पापा, बोलकर सुनीता बाहर दरवाजे पर खड़े ऑटो में बैठकर अपने कॉलेज की तरफ निकल गई। रूढ़िवादी सोच के कारण वेद प्रकाश जी के मन में स्त्री के किसी भी रूप के लिए सम्मान नहीं था। बच्चों को जन्म देने से बच्चे माँ बाप की संपत्ति बन जाते हैं, ऐसी सोच वाले वेद प्रकाश जी ने सुनीता को सिर्फ पढ़ने का अधिकार दे रखा था। सुनीता किसी भी तरह की सांस्कृतिक कार्यक्रम या अन्य गतिविधियों में हिस्सा नहीं ले सकती थी। बचपन से जवानी तक सुनीता एक रिमोट कंट्रोल गुड़िया की तरह चली, जिसका रिमोट वेद प्रकाश जी के हाथ में था। अपनी मर्जी से सुनीता एक कदम भी नहीं रख सकती थी। सुबह उठने से रात के सोने तक सुनीता का समय वेद प्रकाश जी के अनुसार ही चलता। ना चाहते हुए भी सुनीता की मम्मी जानकी जी को वेद प्रकाश जी की हाँ में हाँ मिलानी पड़ती, नहीं तो घर में भूचाल आ जाया करता। अरे माँ, मैं सोच रहा था सुनीता के हाथ पीले कर दूं। मैं भी एक जिम्मेदारी से हाथ धो लूंगा, मेरे सर का बोझ भी कुछ हल्का हो जाएगा। उसके बाद लल्ला की जिम्मेदारी रहेगी बस। उसका क्या है, वो तो छोरा है, अपना सब कुछ खुद ही कर लेगा। वेद प्रकाश जी ने गर्व से सीना चौड़ा करते हुए बोला। अभी तो 19 साल की है हमारी सुनीता, अभी क्यों उसे घर गृहस्थी की जिम्मेदारी में डाल रहे हो? जानकी जी ने अपने पति को बीच में टोकते हुए बोला, अपने काम से काम रख, मुझे ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत ना है। मुझे सब पता है क्या कब करना है। जमाना बड़ा खराब है, छोरी के जितने जल्दी हाथ पीले कर दो उतने अच्छे हैं। तू जाकर कचरी तल, तेरा वही काम है। वेद प्रकाश जी ने रसोई की तरफ इशारा करते हुए बोला। जानकी जी अपनी साड़ी को उंगलियों पर लपेटती हुई रसोई में चली गई। माँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी है, आप बात करो ना पापा से। बेटा, मुझे जो कहना था मैं कह चुकी, तुझे पता है वो किसी के नहीं सुनते। लेकिन मम्मी, मेरा ग्रेजुएशन तो पूरा हो जाने देते। बेटा, अपनी पढ़ाई ससुराल में जाकर पूरी कर लेना। जब कभी आपने ही मेरे सपने नहीं पूरे किए तो ससुराल में जाकर तो करना ही चौका बर्तन है। वो क्यों मेरी पढ़ाई पूरी कराएंगे? ऐसा ना बोल बेटा, क्या पता तुझे बहुत अच्छा ससुराल मिल जाए जो तेरे सारे सपने पूरे हो जाए, और आपका पति जैसा पति और ससुराल मिल गया तो? सुनीता ने अपनी मम्मी की आंखों में आंखें डालते हुए पूछा। चल तू अब सो जा, कल लड़के वाले आ रहे हैं, सुबह जल्दी भी तो उठना है। जानकी जी ने बात को काटते हुए बोला और कमरे से चली गई। और कर भी क्या सकती थी जानकी जी? बेबस थी अपने पति के आगे, दुआ के अलावा एक बेबस माँ कर भी क्या सकती है? जानकी जी की दुआ रंग लाई और सुनीता को एक आधुनिक सोच वाला ससुराल मिला। सुनीता के सास ससुर ने सुनीता को अपनी बेटी की तरह मान सम्मान दिया। सुनीता पर किसी भी तरह के ओढ़ने पैरने पर कोई पाबंदी नहीं थी। शादी के बाद सुनीता ने अपने हर ख्वाब को पूरा किया। सुनीता पहली बार आजाद परिंदे की तरह उड़ रही थी। बेटी की खुशी देखकर जानकी जी के कलेजे को बहुत ठंडक पहुंची। पापा, मुझे मेरे साथ पढ़ने वाली अदिति से शादी करनी है। कुछ समय बाद वेद प्रकाश जी के बेटे मयंक ने वेद प्रकाश जी से बोला, लेकिन वो तो गैर बिरादरी है, उससे तेरी शादी कैसे हो सकती है? अब कुछ भी हो, मुझे उससे शादी करनी है, नहीं तो मैं जहर खाकर आत्महत्या कर लूंगा। बेटे की धमकी से वेद प्रकाश जी घबरा गए। अरे परेशान क्यों हो रहा है बेटा? आजकल कौन बिरादरी और गैर बिरादरी देखता है? सभी बच्चे अपनी पसंद से शादी कर रहे हैं, हमें कोई ऐतराज ना है, तू आराम से शादी कर। अदिति मयंक की दुल्हन बनकर घर आ गई। वेद प्रकाश जी ने सारे मोहल्ले में लड्डू बंटवा दिए। खुशी के मारे वेद प्रकाश जी के पैर जमीन पर नहीं थे। अदिति एक मॉडर्न बहू थी जो कुर्ता पायजामा पहनकर सारे घर में घूमती फिरती।
मयंक बेटा, घूंघट तो आजकल कोई ना कर रहा, मगर बहू से बोल दिए गले में चुन्नी तो डाल लिया करे। अदिति चुन्नी डाले या ना डाले, आप पर क्या फर्क पड़ता है पापा? आप अदिति को देखते ही क्यों हो? मयंक ने उल्टा वेद प्रकाश जी से ही सवाल कर दिया। वेद प्रकाश जी पर जिसका कोई जवाब नहीं था। वेद प्रकाश जी खिसियानी बिल्ली की तरह चुपचाप अपने कमरे में चले गए। अंदर कमरे में पलंग पर लेटी हुई जानकी जी करहा रही थी। अरे भगवान, अब तुझे क्या हो गया? अजी आज मेरे फिर पथरी का दर्द उठ रहा है, बड़ी देर हो गई दवाई खाए हुए, चैन ना पड़ रहा। चल डॉक्टर के दिखा लाऊं तुझे? अजी ना, बस मुझे एक कप चाय पिलवा दो, बदन बड़ा दर्द कर रहा है, कुछ आराम पड़ जाएगा। वेद प्रकाश जी मयंक के कमरे के पास पहुंचे और मयंक को आवाज लगाई, बेटा बहू से बोल दे एक कप चाय बना देगी, तेरी माँ के बड़ा दर्द उठ रहा है। पापा अभी तो अदिति लेटी है और आप पीछे पीछे आ गए, एक कप चाय तो आप भी बना सकते हैं। एक कप चाय के लिए भी आप अदिति को आवाज लगाएंगे? हर वक्त आपकी ईमानदारी करने नहीं खड़ी रहेगी वो। बोलकर मयंक अंदर चला गया और दरवाजे को जोर से मार दिया। वेद प्रकाश जी ने जैसे तैसे एक कप चाय बनाकर जानकी जी को दी। सुनो जी, सुनीता को बुला लो कुछ दिन के लिए, बड़े दिन हो गए उसे आए हुए। हाँ कह तो तू ठीक ही रही है, चल मैं कल उसे लिवा लाता हूँ। मम्मी सुबह के 7 बज गए, अभी तक रसोई में कोई हलचल ना है, क्या हुआ? इस घर के नियम कानून बदल गए क्या? सुनीता ने अपने पापा पर तंज कसते हुए बोला, बेटा मेरी तो तबीयत कुछ दिन से ठीक ना है और अदिति जरा लेट उठती है। पापा लेट? वो शब्द तो आपकी डिक्शनरी में है ही नहीं। बताओ, वेद प्रकाश जी की बहू लेट उठती है? वेद प्रकाश जी चुपचाप अखबार पढ़ते रहे। कुछ देर बाद रसोई में बर्तन खड़कने की आवाज से सुनीता रसोई में पहुंची तो मयंक रसोई में चाय बना रहा था। मयंक एक कप चाय मेरे लिए भी बनाना। ओ दीदी, आप पहले बताती, मैंने तो 2 कप ही चाय बनाई है। अच्छा चल तू पापा मम्मी को दे आ, तेरी मेरी चाय मैं बना लेती हूँ। दीदी मैंने तो मेरी और अदिति की चाय बनाई है, मम्मी पापा और अपनी चाय आप बना लीजिए। बोलकर मयंक चाय लेकर अपने कमरे में चला गया। सुनीता मुंह खोलकर खड़ी रह गई। सुनीता रसोई में खड़ी हुई चाय बना ही रही थी, अपनी माँ के चिल्लाने की आवाज सुनकर जल्दी से उनके कमरे की ओर दौड़ी। जानकी जी के पेट में एक बार फिर जोर का दर्द शुरू हो गया था। दर्द इतना भयंकर था कि जानकी जी फर्श पर तड़प रही थी। वेद प्रकाश जी जल्दी से मयंक के कमरे की ओर भागे। मयंक बेटा, तेरी माँ के बहुत तेज दर्द है, गाड़ी लेकर जल्दी से डॉक्टर के पास चल। लेकिन पापा, लेकिन वेकिन का समय नहीं है बेटा, तू जल्दी चल, वेद प्रकाश जी ने हबड़ धबड़ में बोला। पापा मैं और अदिति थाईलैंड घूमने जा रहे हैं, अगर मैं अस्पताल गया तो मेरी फ्लाइट निकल जाएगी, आप कैब बुक कर लीजिए। बोलकर मयंक ने दरवाजा बंद कर लिया। वेद प्रकाश जी की आंखें आंसुओं से भर गईं। पापा आप परेशान मत होइए, गाड़ी की चाबी दीजिए, मैं लेकर जाऊंगी मम्मी को अस्पताल। लेकिन बेटा तुझे तो गाड़ी चलानी आती ही नहीं, जो काम मुझे आपको सिखाने चाहिए थे वो मेरे ससुराल वालों ने मुझे सिखाया है। सुनीता अपनी माँ और पापा को लेकर अस्पताल पहुंच गई। डॉक्टर ने बताया कि अगर जानकी जी को अस्पताल लाने में जरा भी देर हो जाती तो उनकी किडनी फेल हो सकती थी। इतना सुनते ही वेद प्रकाश जी के पैर तले जमीन खिसक गई। वेद प्रकाश जी सर पकड़कर अस्पताल की बेंच पर बैठ गए। क्या हुआ पापा, परेशान मत होइए, मम्मी अब ठीक है। वेद प्रकाश जी के पास बैठते हुए सुनीता ने बोला, मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मैंने तेरे साथ बहुत नाइंसाफी की है। काश मैंने तुझे और मयंक को बराबर समझा होता तो आज ये दिन न देखना पड़ता। इतने ही वेद प्रकाश जी के मोबाइल की घंटी बजी। मयंक कॉलिंग लिखा आ रहा था। हेलो पापा, मेरे अकाउंट में 50,000 डाल दो, मेरा और अदिति का सारा सामान एयरपोर्ट से चोरी हो गया है। अगर अपने और अपनी पत्नी के शौक पूरे करने हैं तो खुद कमा के कर, बहुत दिन हो गए बाप के पैसे पर ऐश करते हुए। वेद प्रकाश के पास तेरे जैसे नकारा बेटे के लिए कोई पैसा नहीं है। वेद प्रकाश जी ने आवाज को कठोर करते हुए बोला, ऐसी बात है तो पापा आप भी सोच लेना, आज के बाद आपका बेटा मर गया। मयंक ने एक बार फिर वेद प्रकाश जी को धमकी देकर डराने की कोशिश की। तेरे जैसी औलाद से तो बे औलाद हो जाना ही अच्छा है, मेरे करके तू कहीं भी जा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। बोलकर वेद प्रकाश जी ने फोन काट दिया। क्या बात है, आजकल बड़ा मेकअप शेकअप करके ऑफिस जाने लगी हो, पहले तो कैसे भी चली जाती थी।
मयंक ने भौं चुकाते हुए अदिति से पूछा। अदिति ने एक तिरछी नजर मयंक पर डाली और फिर अपना श्रृंगार करने लग गई। अदिति की लापरवाही देखकर मयंक चिढ़ गया और अपनी मुट्ठियां भींचते हुए अदिति के पास आया। मुझे सब पता है अदिति, तुम्हारे ऑफिस में अपने उस बुढ़े बॉस से अफेयर चल रहा है, उसके लिए ही तुम इतना सज धज कर जाती हो। मयंक की बात सुनकर अदिति ने अपने हाथ में लिया हुआ मेकअप का ब्रश जोर से फेंक दिया। तुम्हें क्या पता मयंक एक मल्टीनेशनल कंपनी में कैसे जाते हैं। तुम जैसे एक छोटे क्लर्क की सोच तो अफेयर तक ही सीमित है। आज तक किसी मल्टीनेशनल कंपनी का गेट भी देखा है तुमने? कितनी मेहनत करके मैं इतने ऊंचे पोस्ट पर पहुंची हूँ। मुझे सब पता है अदिति, कौन सी मेहनत करके तुम कहाँ पहुंची हो। ऑफिस टूर के बहाने अपने उस बुढ़े बॉस का बिस्तर ही तो गर्म करती हो तुम। मयंक खबरदार, जो मुझे किसी भी तरह का इल्जाम लगाया तो। अदिति जोर से चिल्ला उठी। तुम्हारे जैसे सकी आदमी को मैंने अपना जीवन साथी चुना, मेरी कितनी बड़ी भूल थी। आज तक एक खुशी भी दी है तुमने मुझे। मैंने अपने सपने खुद पूरे किए हैं, लेकिन तुम्हें उस पे भी दिक्कत है। पर सफलता का नशा क्या होता है तुम जानते हो? तुम्हारी जैसी सफलता और पत्नी मुझे चाहिए भी नहीं अदिति। नहीं चाहिए तो तलाक क्यों नहीं ले लेते हो मुझसे? हाँ, यही तो तुम चाहती हो कि बस मैं तुम्हें तलाक दूं और तुम अपने बॉस के साथ खुलेआम रंगरलिया मनाओ। इतने ही घर के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी। हॉर्न की आवाज सुनकर अदिति अपना बटुआ उठाकर दरवाजे की ओर चल पड़ी। जाओ जाओ, तुम्हारे यार ने तुम्हारे लिए गाड़ी भेज दी है, मयंक ने अदिति के पीछे से बोला। अदिति तेज कदमों से घर के बाहर निकल गई। जानकी जी और वेद प्रकाश जी बाहर ड्राइंग रूम में बैठे अदिति और मयंक की लड़ाई सुन रहे थे। मयंक बाहर डाइनिंग टेबल पर आकर सर पकड़कर बैठ गया। बेटा, ऐसे कैसे चलेगा? तुम दोनों रोज रोज जानवरों की तरह लड़ते हो। अब तो मोहल्ले वाले भी हमें रोक रोक के सवाल करते हैं। जानकी जी ने मयंक के पास आकर बोला। मम्मी, मैं क्या करूं? इस औरत ने मुझे कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। साल में 4 बार प्रमोशन हो जाता है इसका, पैसे से इसका पर्स भरा रहता है, बड़े बड़े ब्रांड के कपड़े पहनती है, 5 स्टार होटल में खाना खाती है। कहाँ से हो रहा है इतना कुछ? इसका अपने बॉस से चक्कर चल रहा है। बेटा, ऐसी बात ना है, बात बात पर शक करना अच्छी बात थोड़ी है। तूने कभी कुछ देखा थोड़ी है, बस प्रमोशन और पैसे को देखकर तूने इतनी बड़ी बात सोच ली। पति पत्नी में विश्वास होना भी तो बहुत जरूरी है। अदिति से प्यार से बात कर, गुस्से में तू कुछ भी बोल देता है। जानकी जी की बात मयंक के समझ में आ गई। उस दिन मयंक के दिमाग में किसी भी तरह की उधेड़ बुन नहीं थी। मयंक एक बार फिर अपने रिश्ते को नए सिरे से शुरू करना चाहता था, इसलिए ऑफिस से लौटते वक्त अदिति के लिए एक फूलों का गुलदस्ता लेकर घर आया। लेकिन घर का नजारा देखकर मयंक सन्न रह गया। हरामजादी, तू ही तो है बीच की जड़, जो मेरे और मयंक के बीच में आग लगा रही है। अदिति जानकी जी पर गुस्से में बरस रही थी। सारा मोहल्ला दरवाजे पर खड़ा होकर सास बहू की लड़ाई देख रहा था। जानकी जी रसोई के एक कोने में खड़ी हुई अपनी साड़ी के आंचल से आंसू पूछ रही थी। अदिति, तुम ये क्या बोल रही हो? मयंक ने अदिति को चुप कराते हुए बोला। मम्मी तो ये चाहती हैं कि हम दोनों प्यार से रहें। अगर तुम्हारी मम्मी ये चाहती हैं कि हम दोनों प्यार से रहें, तो तुम्हें अपने आंचल से क्यों बांध रखा है? हमें क्यों अलग घर में जाकर रहने नहीं देती? मेरे बस की नहीं है इस सड़े हुए घर और मोहल्ले में रहना। मैंने अपना अलग फ्लैट ले लिया है। तुम्हें मेरे साथ चलना है तो चलो, वरना मैं अकेली रह लूंगी। फ्लैट ले लिया है? लेकिन तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? कहाँ से आए मतलब? मैं नौकरी करती हूँ, तुम्हारी तरह दिहाड़ी मजदूर थोड़ी हूँ। अदिति ने एक बार फिर मयंक को नीचा दिखाया। मयंक कुछ बोलना चाहता था, लेकिन जानकी जी ने आंखों से इशारा करके मयंक को चुप करा दिया। अदिति अपने बॉब कट बालों को झटका मारती हुई अपने कमरे में चली गई। मयंक सर पकड़कर सोफे पर बैठ गया। बेटा, अगर तुम दोनों के बीच अलग घर में रहकर सब कुछ ठीक हो जाता है, तो अलग घर में रहने में क्या खराबी है? तू अदिति के साथ जाकर नए घर में रह ले, जानकी जी ने मयंक के पास बैठते हुए बोला। लेकिन मम्मी, आपको और पापा को मेरी जरूरत है। आपकी और पापा की तबीयत कभी भी खराब हो जाती है। जरूरत पड़ने पर आप किससे बोलोगे? बेटा, सुनीता और दामाद जी का घर पास में ही है।
कोई जरूरत पड़ेगी तो हम उन्हें बुला लेंगे, फिलहाल तू अपना और अदिति का देख। हालत से मजबूर मयंक ना चाहते हुए भी अदिति के साथ जाकर उसके नए फ्लैट में रहने लगा। कुछ दिन मयंक और अदिति के बीच सब कुछ ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे मयंक ने नोटिस किया कि उसकी तबीयत अब कुछ ठीक नहीं रहती। सारा दिन थकान सी लगी रहती है, सारा दिन सर भारी लगता है, वजन भी धीरे धीरे कम हो रहा है। मयंक डॉक्टर के पास पहुंचा। कुछ जरूरी जांच के बाद जो डॉक्टर ने मयंक को बताया तो मयंक के सर पर मानो आसमान टूट पड़ा हो। मयंक के खून में धीमा जहर मिला था और नींद की दवा भी मयंक को दी जा रही थी। मयंक को अदिति का प्लान समझने में ज्यादा देर नहीं लगी। मयंक चुपचाप घर आ गया। मयंक, आ गए तुम? आज मैंने तुम्हारी पसंद की खीर बनाई है, खाकर तो बताओ कैसी बनी है। अदिति ने खीर का कटोरा मयंक के आगे रखते हुए बोला। अदिति, तुम कितनी अच्छी हो, मैं तुम्हें कभी समझ ही नहीं पाया, हो सके तो मुझे माफ कर देना। मयंक ने अदिति को गले लगाते हुए बोला। अब तुम जाकर आराम करो, बाकी सारा काम मैं करूंगा, सारा दिन तुम थक जाती हो। मयंक ने अदिति को कमरे में भेज दिया और खुद नींद की दवाई और धीमा जहर ढूंढने लगा। थोड़ा ढूंढने पर ही मयंक के हाथ सारी दवाइयां लग गई जो मयंक को खाने में दी जा रही थी। खाली मयंक आपने खीर? कमरे में जाते ही अदिति ने मयंक से पूछा। हाँ बाबा, खाली, बहुत टेस्टी बनी थी, बोलकर मयंक आंखों पर हाथ रखकर सोने का नाटक करने लगा। 1 घंटे बाद अदिति धीरे से उठी और ड्राइंग हॉल में आकर फोन करने लगी। आ जाइए जनाब। कुछ देर बाद घर का दरवाजा खुला और अदिति का बॉस घर में दाखिल हुआ। क्या यार, कितना टाइम लगाती हो तुम अपने पति को सुलाने में, मुझे कितना इंतजार करना पड़ता है। अदिति को बाहों में लेते हुए उसके बॉस ने बोला। तुम तो कह रही थी 1 महीने में हमेशा के लिए सुला दोगी, 1 महीना तो हो गया, साला अब भी भला चंगा घूम रहा है। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा अभी तक हरामखोर मरा क्यों नहीं। दवाइयां तो मैं सारी टाइम पर ही दे रही हूँ, तुम कहो तो आज ही साले का काम निपटा दूं, बताओ। अदिति के बॉस ने अपनी जेब से एक गन निकालते हुए बोला। अरे नहीं, हम दोनों को जेल हो जाएगी, और 2-4 दिन की बात है, खुद ही मर जाएगा। अदिति अपने बॉस को लेकर दूसरे कमरे में चली गई और दरवाजा बंद हो गया। कुछ देर बाद अदिति के घर के दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। इतनी रात को कौन होगा सोचकर अदिति और उसका बॉस घबरा गए। अदिति ने दरवाजा खोला तो दरवाजे पर पुलिस खड़ी थी। पुलिस को देखकर अदिति और उसके बॉस के चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। आप में से मयंक कौन है? जी मैं हूँ, पीछे से मयंक बोला। अदिति और उसके बॉस ने पलटकर देखा तो पीछे मयंक खड़ा था। मैंने ही बुलाया है आपको, ये मेरी पत्नी है अदिति और ये है इसका बॉस जिससे मेरी पत्नी का अफेयर चल रहा है। ये दोनों मिलकर मुझे मारना चाहते हैं। सारे सबूत इस वीडियो कैमरे में हैं जो मैंने छुपाकर इनकी बातों को रिकॉर्ड करने के लिए लगाया था। पुलिस ने अदिति और उसके बॉस को गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया। मयंक मनोचिकित्सक की मदद से अपने अतीत से निकलने की कोशिश कर रहा है। वेद प्रकाश जी और जानकी जी इस मुश्किल वक्त में अपने बेटे को संभाल रहे हैं।